Hello students, welcome to DIS online classes. Today's topic is gravitation. Gravitation is a force which acts between two bodies, any two bodies available in this universe if they have some mass. So any two bodies, say you have two bodies M1 and M2 where M1 and M2 are their masses separated by a distance d. अगर आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके बीच में एक गैप है t का मास है m1 और m2, तो ये बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स से दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज समथिंग विच यू एक्सपीरियंस इन योर जनरल लाइफ. कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट कम्स बैक टू अर्थ, वो अर्थ पर वापस गिरता है. तो इट मीन्स कि अर्थ ऊपर की ओर फेंके गए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और ये अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. सो अगर अर्थ की सरफेस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स फेंकते हैं देन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स डाउन. ऑब्जेक्ट हमेशा वापस आता है. सो इट मीन्स अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशन. तो अट्रैक्शन ही इसका एक फंडामेंटल नेचर है. इट इज नॉट अ रिपल्सिव फोर्स. सो एनीथिंग विच इज थ्रोन अपवर्ड्स विल कम बैक टू अर्थ. दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एज वी ऑलरेडी नो दैट एवरी फोर्स itself can be expressed as F is equal to m into a. The force can be expressed as mass multiplied by acceleration. It means that if gravitation due to earth or gravitation due to any body is a force, then that force can be also expressed as the mass of the body multiplied by an acceleration. So the acceleration itself for gravity is denoted by small g. तो gravitation में हम acceleration को represent करते हैं g से. तो a will be replaced by g. तो नेचर में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनके अंदर मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन का फोर्स कहलाता है. यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के चारों ओर मून के मोशन के लिए. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन एंड इट इज इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी विच कंटेन्स अ ब्लैक होल. तो ग्रेविटेशन इज अ फंडामेंटल फोर्स बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फोर्सेस. डिफरेंस ग्रेविटेशन में फंडामेंटली ये है कि ग्रेविटेशन कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता. इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. द सेकेंड थिंग इज दैट ग्रेविटेशन इटसेल्फ इज ऑब्जर्व्ड एट लार्ज स्केल्स. ग्रेविटेशन के इफेक्ट को देखने के लिए हमको बहुत बड़े मासेस को यूज करना पड़ता है, बहुत लार्ज वैल्यूज ऑफ मासेस यूज करनी पड़ती है. छोटे लेवल्स पे, एटॉमिक लेवल्स पे ग्रेविटेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज दिस फोर्स बिकम्स extremely weak at the atomic levels. So this was the fundamental of gravitation. Now we will move that how gravitation is responsible for the weight of any object. So before moving to weight, we will move to the fundamental law of gravitation. Gravitation क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करने वाला फोर्स है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ग्रेविटेशन उनके मास और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ. तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 एंड m2 है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, then according to Newton's law the force of gravitation between the two is directly proportional to the product of their masses. It means the multiplication of their masses. And similarly the force will be inversely proportional to the square of the distance between them. It means that अगर आप दोनों masses के बीच की distance को increase करते हैं तो उनके बीच का जो force है वो कम होना शुरू हो जाता है. तो अगर हम इन दोनों proportionalities को combine करें then we can write F proportional to m1 m2 over r squared or d square where r is equal to d. And similarly in order to eliminate that proportionality we have to put a constant.
किसी भी तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज ड्यू टू द फैक्ट कि अगर आप m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू को थियोरेटिकली कैलकुलेट करें, इट विल नेवर कम इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड फोर्स। ये कभी भी ऑब्जर्व्ड फोर्स के बराबर नहीं आएगी। एक प्रोपोर्शनैलिटी आपको केवल ये बताती है कि राइट हैंड साइड को इंक्रीज करने पे लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा, लेकिन किस रेशियो में। इट मींस द थियोरेटिकल प्रेडिक्शन इज ऑन राइट हैंड साइड while the experimental value is on left hand side. In order to match these two values, you have to place a number in between. आपको एक नंबर की जरूरत पड़ेगी and that number is identified as a constant. So it means in order to convert this proportionality into an equality, we have to place a constant g. So g m1 m2 over r square is the fundamental law of gravitation, that is known as classical law of gravitation, which was given by Newton. So gravitation डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस पे, एंड दिस कांस्टेंट जो आपने g ये कांस्टेंट यूज किया है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. So we will move to the definition of a universal gravitational constant. So gravitational constant g is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. The calculation of the unit is extremely easy. What you have to do कि आप g को केवल यहीं रहने दीजिए, r के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और m1 m2 को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए. The force will have a unit Newton and distance squared is meter square, and you will get m1 into m2 means kilogram multiplied by kilogram, which means kilogram raised to the power 2, and it will go into the denominator. So what you will see कि gravitational constant, universal gravitational constant के अंदर ये जो 10 raised to the power minus 11 का factor है, that is extremely small. This is why we are not able to experience gravitation at the level of atoms, because gravitation में जो constant use किया जाता है ये पहले से डेसिमल की 10th place पे होता है, और इससे जो फोर्सेस जनरेट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो कि सेलेस्टियल हैं, जैसे सन, अर्थ, मून, जिनके मासेस का ऑर्डर 10 raised to the power 20, 10 raised to the power 30 kg का है, वहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सफिशिएंटली हाई हमको देखने को मिलता है. सो इट मीन्स ग्रेविटेशन विल बी अ फोर्स विच विल बी ऑब्जर्व्ड एट लार्ज स्केल्स, एंड इट डजंट मीन्स दैट ग्रेविटेशन डजंट एग्जिस्ट एट एटॉमिक लेवल्स. एटॉमिक लेवल्स पे भी वो काम करता है, बट उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि बाकी फोर्सेस जैसे कि न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कंपैरिजन में हम उसको इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उन दोनों को मैच करने के काम आता है. द वर्ड यूनिवर्सल मीन्स कि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सब जगह सेम बनी हुई रहेगी, ये वैल्यू बदलेगी नहीं. ठीक है, तो अब हम g की एक फंडामेंटल डेफिनेशन बना के देखते हैं. बिकॉज वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर और d स्क्वायर. सो इट मीन्स if we have two masses of equal values 1 kilogram, and similarly we have a separation of 1 meter between them, then we can easily get the force is equal to g 1 multiplied by 1 divided by 1 squared. It means F is equal to g. So जो डेफिनेशन आती है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो ये है कि अगर हम दो मासेस लें जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 किलोग्राम है और उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच का जो गैप है वो भी 1 मीटर है, इन दैट पर्टिकुलर केस जो फोर्स उनके बीच में ग्रेविटेशन का काम करता है वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. हमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इटसेल्फ इज यूनिवर्सल. इट मीन्स दैट either you are on earth, you move on this space, or you move to some other galaxy also, or you are at the other end of the universe, still you will get the same value of gravitational constant. Gravity केवल masses की property है, जहां जहां पर mass available होता है वहां वहां पर gravity जरूर होती है. So and gravity will itself have a range of infinity. It means that earth अगर आपके पास है, then earth will produce
अ ग्रेविटेशनल फोर्स अप टू द नेक्स्ट एंड ऑफ दिस यूनिवर्स. ग्रेविटी की जो फिजिकल रेंज है दैट इज अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो इट मीन्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है जो कि यूनिवर्स के नेक्स्ट एंड पे होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा फीबल है, इतना ज्यादा कम है कि उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर सकता. इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ की ओर ट्रैवल नहीं कर सकता. इट मीन्स दैट ग्रेविटी विल हैव सिग्निफिकेंट वैल्यूज व्हेन द डिस्टेंसेज आर स्मॉल. इट मीन्स the distances are small. It doesn't mean they are either meters or kilometers. They can be at the order of parsecs. वो इतनी ज़्यादा हो सकती हैं जितनी कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर और सन के बीच की डिस्टेंस है. वो इतनी ज़्यादा हो सकती हैं जितनी अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है. So I am not talking about meters or kilometers. I am talking about 10⁶ kilometers or 10⁻10 kilometers. These distances are still small at the level of gravitational force. So gravitational force is something which will be seen at larger scales only. जहां पर जो masses involved हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए. तो जो नेक्स्ट चीज है वो है किसी ऑब्जेक्ट का वेट. हम यूजुअली अपनी जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि अपने वेट को मेजर करने के लिए हम एक वेइंग मशीन यूज करते हैं, एंड वेइंग मशीन हमारे वेट को किलोग्राम्स में बताती है. बट दैट एस्पेक्ट इटसेल्फ इज कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग? लेट्स सी. एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट. कि अर्थ उसे कितने फोर्स से अपनी ओर खींच रही है उसे ही हम ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं. सो एक्चुअली द फोर्स कैन बी रिटन एज m/a. ओके, सो हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी एक अलग तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट. ऐसे प्लैनेट्स जिनका मास बहुत ज्यादा होता है वो प्लैनेट्स हमेशा ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं. इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पर बहुत ज्यादा होती है. मून जो कि एक लेस मैसिव ऑब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू अर्थ प्रोड्यूसेस अ लेस ग्रेविटी. वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है. सो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी स्मॉल. सो इट मीन्स दैट अर्थ के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस थिंग रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ m मास के किसी ऑब्जेक्ट को कितनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींचती है, कितने फोर्स से अपनी ओर खींचती है, एंड दैट थिंग इज समथिंग आइडेंटिफाइड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जो हम अपनी जनरल लाइफ में सीखते आए हैं या जनरल लाइफ में हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का किलोग्राम में मेजर किया जाता है, बट दैट इज फंडामेंटली रॉन्ग. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मेजर्ड इन newtons. W has a unit newtons. Okay, mass is something which is measured in kilograms. And always remember mass जो है वो एक universal constant होता है. It means either you are here or you move in space or in any other celestial body, the mass will still remain the same. But what varies, जो change होता है वो है weight, because weight itself is dependent on the gravitational acceleration. Okay, and that gravitational acceleration is actually dependent on the mass of the planet. किस planet पे आप हैं वो डिसाइड करेगा कि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा. जैसे जुपिटर जैसे प्लैनेट्स जो कि अर्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भारी हैं, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. इसी तरीके से मून जैसे सैटेलाइट्स जहां पर जिनका मास जो है अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है, वहां पर ह्यूमन का वेट कम हो जाता है बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज लो. एंड आई विल प्रूव इट बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. सो हम इसको एक जनरल वे में देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट का वेट बदलता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाता है या फिर स्पेस में जाता है, तो किस तरीके से उसका वेट बदल सकता है. हम देखेंगे कि ये जो फोर्स आपको मिल रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सप्रेशन आपके पास यहां पर है F = mg, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं g द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल. ओके, सो इट मीन्स अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, then we can write g small m
small m is the mass of the object and capital M is the mass of earth upon d square. What is d? D is the distance between earth and the object. So what will happen? The mass of the object gets cancelled out and you will get an expression for the gravitational acceleration is equal to g capital M over d square. आप ये देख पा रहे होंगे कि मास जो है वो g के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. इट मींस अर्थ का मास अगर बढ़ा दिया जाए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर मास घटा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घट जाएगा. और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का इंपैक्ट पड़ता है सीधे वेट के ऊपर. व्हाट यू कैन सी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, किसी भी प्लैनेट के मास को, किसी सैटेलाइट के मास को कम करते जाएं तो जो वेट उस सैटेलाइट पे होगा या उस प्लैनेट पे होगा वो घट जाएगा, बिकॉज वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी एंड जी इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट. सो इट मींस अगर अर्थ पे जो जी की जनरल वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जनरली इन मैनी केसेस इट इज राउंडेड ऑफ टू 10 मीटर per second square, but unless and until you are given in the question that take g equal to 10 meter per second square, take g is equal to 9.8 meter per second square. That's the default value. So moving further, what you will see कि force जो gravity का है उसको हम object का weight कह रहे हैं and weight can be written as mass multiplied by the gravitational acceleration. The second important thing is that this force can also be written in terms of the Newton's law, where small m is the mass of the object and capital M is the mass of earth. This case is very special, which I am dealing for earth only. So in that case the mass of the objects gets cancelled out and you will get the gravitational acceleration g is equal to capital G capital M over d square. D is the distance between the object and earth and capital M is mass of earth. So as we know that different planets have different masses. अलग अलग planets का जो mass है वो अलग अलग होता है. कुछ planets heavier हैं जैसे कि जुपिटर वगैरह, कुछ planets जो हैं वो कम मास के हैं. जुपिटर के कंपैरिजन में अर्थ इज स्मॉलर, उससे भी कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में भी मार्स जो है वो और ज़्यादा लाइट है. एंड सिमिलरली मून जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का है, मून का मास जो है काफ़ी कम है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट के मास को ड्रॉप करते हैं बच्चों तो उस केस में G will also drop. The value of the gravitational acceleration drops with the dropping of mass of that object, of that planet or the satellite, जहां पर आप वेट मेजर कर रहे हैं. So it means अगर हम मून पे जाते हैं तो मून का मास कम है और कम मास रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर वैल्यू ऑफ G. ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहां पे कम हो जाता है एंड प्रैक्टिकली सेइंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स 1/6 ऑफ द अर्थ सर्फेस. अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज ओनली 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू. सो इट मींस आपका वेट पहले अगर अर्थ पे m इंटू जी हो तो मून पे आपका वेट कितना होगा? मून पे आपका वेट होगा m इंटू g/6, यानी कि आपका वेट पे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 पार्ट रह जाएगा. सो इट मींस अगर यहां पर किसी ह्यूमन का वेट 60 किलोग्राम्स है देन in moon the weight will be 60 divided by 6, it means 10 kilograms. Similarly in Jupiter if you have, for example if you have a gravity or gravitational acceleration which is double of earth, suppose कीजिए कि जुपिटर पे जो gravitational acceleration है वो डबल है अर्थ का, it means जो ह्यूमन यहाँ पे 60 किलोग्राम्स का है वो वहां पर जाके कितने किलोग्राम्स का हो जाएगा? 120, उसके डबल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है बिकॉज वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर. बिकॉज अलग अलग प्लैनेट्स का जो मास है वो अलग अलग होता है, इट मीन्स उनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट ट्यून होता जाता है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके पीछे फंडामेंटल रीजन है अर्थ का उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना. सो नाउ वी विल सी कि ग्रेविटेशन किस तरीके से एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है. व्हाट डज इट मीन्स बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स? आपने ये गौर किया होगा कि ग्रेविटेशन में जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. सपोज दैट दिस इज अर्थ. अर्थ का अपना एक स्पेसिफिक मास है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड दिस इज मून एंड मून हैज अ स्पेसिफिक मास स्मॉल m. अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर.
सो इट मीन्स देयर इज एन अट्रैक्शन। मून अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाता है वही अर्थ मून के ऊपर लगाती है। क्योंकि अर्थ मून के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भारी है, इट मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ फोर्स विल बी लार्जर ऑन मून। मून का एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सो मून और अर्थ के बीच में मास का इतना लार्ज डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि वो अर्थ को मूव कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इट मींस मून अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, बट मोशन कौन करेगा? मोशन वो ऑब्जेक्ट करता है जो कि लाइटर हो, जो कि हल्का हो। सो मून के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का इंफ्लुएंस जो है वो ज्यादा है। इट डजंट मीन्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इज लार्जर, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज सेम but the impact is larger on moon because moon is lighter in mass. So it means कि moon earth की ओर attract होता है and gravity itself is a central force. What is the central force? Central forces ऐसे forces होती हैं जो कि दोनों objects को मिलाने वाली line के along काम करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि moon जो है वो earth की ओर को attract होता है तो सीधे इसको earth के ऊपर collapse हो जाना चाहिए, okay? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। What you have seen or what you have learned in science एंड यू हैव एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाउ द क्वेश्चन इज इफ ग्रेविटी इटसेल्फ इज अ सेंट्रल फोर्स देन हाउ मून ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ? उसे तो सीधे अर्थ के ऊपर कोलैप्स कर देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है। सो सपोज दैट दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, so we have a separation between these two, okay? Say the separation is d and this is the orbit of a moon. So what happens कि हम किसी भी दिए हुए इंस्टेंट पे, किसी भी दिए हुए मोमेंट पे अगर आप मून को देखेंगे स्टूडेंट, सपोज दैट दिस इज वन मोर लोकेशन ऑफ द मून एंड मून इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इज द पाथ ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज। सो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से हम ये जानते हैं कि किसी भी दिए हुए पॉइंट पे सर्कुलर मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इट मींस दैट मून एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। से इसकी वेलोसिटी क्या है? v। दैट इज अ टेंजेंट, ओके? दिस टेंजेंट इज एक्चुअली टचिंग दैट पॉइंट, ओके? सिमिलरली यहां पर अगर आप मून के मोशन की डायरेक्शन देखेंगे दैट इज लाइक दिस, ओके? व्हाट यू आर सीइंग कि ये दोनों केसेस में मून के मोशन की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ऑल्दो मून एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता हो, यानी कि मून अगर सपोज कीजिए कि 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके मोशन की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम बनी हुई है, बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज रेगुलरली चेंजिंग, ओके? व्हाट यू कैन सी एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन इज दिस साइड and at this point the direction is downward. It means there is something which is flipping or which is changing the direction of motion of the moon, okay? As we know from the standard definition of a force is something which either increases or decreases the amount of motion or it tries to modify the direction of the motion. तो आप ये देखते हैं कि मून के मोशन की न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही फिक्स रहे लेकिन इसकी डायरेक्शन लगातार बदलते रह रही है। और अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स यू नीड a force to change the direction of motion. That is extremely simple, what you have seen in your journal life. In order to turn a vehicle on a bend, what you need to apply some external force on the steering wheel. अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो व्हीकल कभी भी टर्न नहीं होगा। ऑल्दो आप उस व्हीकल को सेम स्पीड पे टर्न करें, यानी कि उसके मोशन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, वही यहां पर हो रहा है। मून की अगर मून सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो मून के मोशन की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है लगातार, लेकिन उसकी मोशन की न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड। ऑल्दो दिस इज, आई विल से दैट इज एन एक्स्ट्रा सिंपल एग्जाम्पल बिकॉज मून इटसेल्फ नेवर रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ। सो in order to understand the concept of how gravity acts as a centripetal force, I have taken this simple example that moon is revolving in a circular path. So moon अगर circular path में revolve करता है तो उसके motion की direction लगातार change होती रहती है। What you will see कि moon के motion की direction को लगातार change करने के लिए किसी force की जरूरत है। Now इस force का nature इस तरीके का होना चाहिए कि वो moon की मोशन की डायरेक्शन को तो चेंज करे लेकिन उसकी वैल्यू को मॉडिफाई ना करे।
and that is something which becomes extremely complicated. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मैक्सिमम केसेस में we get confused. That is extremely easy. What happens? Moon is actually traveling along this direction. If you apply a force perpendicular to its direction, say this, you apply a force F, then in that particular case, the direction of motion of the moon is always perpendicular to the force. And in this way, the force is actually independent from the motion of moon. That is extremely simple. X-axis is never affected from y-axis. They are perpendicular to each other. It means that this force itself is at 90 degree with the motion of the moon. So it means it cannot change the numerical value of the motion. Although it curves the path, it only changes the path of moon, it curves it to inside. So जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून और अर्थ के बीच में काम कर रहा है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज force is necessary, we already know, because the direction is changing, but the force should be in such a way that it doesn't modifies the numerical value. उसको मून की वेलोसिटी को की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज नहीं करना है. से इफ मून इज ट्रैवलिंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, you don't need to change the value from 50 to 40 or 50 to 100. What you need is to change the direction of motion. This is extremely important. So if you are able to apply a force on a body which is perpendicular to its motion, then this type of force always changes the direction of motion, but it cannot modify the value of the motion. So इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं. So this is how gravity acts like a centripetal force. The same concept applies on the Earth and Sun system. If this thing will be replaced by Sun, this thing will be replaced by Earth, and this is how gravity acts as a centripetal force. This is a fundamental concept which should be remembered, and this has very important consequences on satellite launching. Like, I will give you an example. आपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि किसी पत्थर को अगर आप ऊपर की ओर फेंकें और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, इट कम्स डाउन, बट सैटेलाइट विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इट नेवर कम्स डाउन. वो हमेशा क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है. व्हाट इज हैपनिंग विद दैट सैटेलाइट? हमारा फेंका हुआ पत्थर तो कभी रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट रिवॉल्व करता है. सो व्हाट हैपन्स इज दैट देयर इज मच स्मार्टनेस इन दिस कंसेप्ट दैट इफ यू आर throwing a stone upwards, it comes back. Why it comes back? Because it is thrown upwards and gravity acts in the opposite direction and it brings the stone back. लेकिन सैटेलाइट में क्या है, सैटेलाइट को जब आप अपर डायरेक्शन में भेजते हैं, फर्स्ट द इंजन थ्रस्ट फर्स्ट ओवरकम्स द ग्रेविटी. पहले वो ग्रेविटेशन से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर को जाता है. ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स द ऑब्जेक्ट गोज, द सैटेलाइट गोज अपवर्ड्स. एट दिस पॉइंट, जिस भी ऑर्बिट पर आपको सैटेलाइट को सेटल करना होता है, करना एक बहुत सिंपल टास्क आपको करना है, दैट स्टार्ट द इंजन एंड सडनली अप्लाई अ बूस्ट और सडनली अप्लाई अ थ्रस्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. हमें जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे थे, जिस भी ऑर्बिट में हमको सेटल करना है ऑब्जेक्ट को, पहले हम उतनी हाइट पे जाएंगे और सैटेलाइट को उस पॉइंट पे उसके इंजन को ऑन करके एक बूस्ट दिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. जैसे ही सैटेलाइट इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करता है, इमीडिएटली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और इस केस में नाउ ग्रेविटी कैन नॉट कोलैप्स द सैटेलाइट बैक. अब ग्रेविटी जो ये सैटेलाइट है इसको वापस अर्थ के ऊपर नहीं गिरा सकती, अनलेस नाउ ग्रेविटी स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सैटेलाइट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग. सो इट मीन्स दैट अगर आप किसी पत्थर को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाएं, say 50-60 kilometers or 100 kilometers, and then you kick it with some tangential velocity, then it will start revolving around earth. अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम ये एक्सपेरिमेंट वैसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के टॉप से आपने किसी पत्थर को फेंका एंड यू आर कंसिडरिंग कि हाँ अब ये भी तो एक पर्टिकुलर हाइट है और यहाँ से अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी दें तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो सकता है? नो, बिकॉज जब भी हम किसी नॉर्मल बिल्डिंग के छत पे होते हैं या किसी भी जनरल हाइट पे होते हैं विच इज यूजुअली ऑब्जर्वेबल या जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, तो वहां से
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं, देन द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सीन फ्रॉम देयर इज ऑलमोस्ट फ्लैट. जो पार्ट आप अर्थ का देख रहे होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. इट मीन्स दैट if you try to kick a stone from the roof of a say 100-meter tall building, in that case the object will never revolve because अर्थ जो है उतने रीजन के लिए ऑलमोस्ट एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करते हैं. यू कैन नॉट ऑब्जर्व द कर्वेचर और द बेंडिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम 100 or 200 meters. So the object will fall like. So that's why satellites have a completely different scenario. जो polar satellites हैं which are used for weather forecasting and all, they are placed up to 60 to 80 kilometers, and 60-80 kilometers in vertical is a sufficient height to see the overall curvature of Earth. And similarly, the geostationary satellites which are used for communication, radio waves and radars etc., they are placed up to 35,000 or 36,000 kilometers in altitude because they have to broadcast signals over a large area. So in this lecture we have studied about how gravity acts between two objects, what is the concept of weight of an object and how it is completely different from the mass of an object. We have seen that the weight of an object is actually varying with the gravity of the planet. So in space there is almost no gravity. So in free space if you try to calculate your weight, the weight will come zero because the gravitational acceleration itself small g is 0. So it means that according to the formula W equal to mg, with a vanishing value of gravitational acceleration you will get an answer 0. It means that you will experience the weightlessness in space. So this is something which we studied in this lecture. So that's all for today. If you like this video, subscribe our channel, share it with your friends and press the bell icon for latest updates.